हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जॉन किट्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम पढ़ाने वाला हूँ। ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। पोम को स्टार्ट करने से पहले शुरुआत में मैं आपको दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ये दो क्वेश्चंस का आंसर आपको वीडियो के बाद में देने हैं। विच इज द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन? इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी, हैप्पी लव। काइजमस है, एपिज्यूक्सिस है, मेटाफर है, एसेंडेटन है। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस द लिटरेरी टर्म एक्फ्रेजेस? कौन सा स्टेटमेंट एक्फ्रेजेस को डिफाइन करता है? इसको आंसर जो है आपको बाद में देना है। तो शुरू करते हैं पॉम को। ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। पहले टाइटल को देखते हैं। ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। अर्न होता है कलश या कोई बर्तन। ग्रेशियन बना है ग्रीक से, यूनान। जो यूनान, ग्रीक के जो स्कल्पचर है, आर्ट होते हैं, कोई चीज जो आकृति हो, उसको हम जो है ग्रेशियन कहते हैं। तो यहाँ पे जॉन कीट्स ने जो यूनान का, ग्रीक का एक अर्न था, कलश, उसके बारे में एक पोम लिखी है। जॉन किट्स की एक इंपॉर्टेंट पोम है जिसे 1819 में जॉन किट्स ने लिखा था और ये पब्लिश हुई थी 1820 में। अगर हम बात करें इस पोम के बारे में तो ये एक मेडिटेटिव पोम है, चिंतनशील पोम है। इसमें जो है विचार, जो है गहन छिपे हुए रहस्यों को प्रकट करा गया है। एड्रेस करा गया ग्रीक अर्न को, जो यूनान का जो कलश है उसको एड्रेस करा गया है, जो प्रतीक है ब्यूटी का, सुंदरता का, और एटर्नल ट्रुथ, शाश्वत सत्य का प्रतीक है। इन इट्स डिपिक्शन ऑफ फ्रोजन मोमेंट्स, इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा, फ्रोजन मोमेंट्स। जो कलश है, कलश पे कुछ आकृतियां बनी हुई है, जैसे पुजारी बना हुआ है, एक बछिया बनी हुई है, जो काव होता है उसकी बछिया बनी हुई है, कुछ पत्तियों की आकृति बनी हुई है। तो ये जो आकृतियां बनी हुई है कलश के ऊपर, इनको फ्रोजन मोमेंट्स कहा गया है कि वो छपी हुई है उसके ऊपर। जो थीम है इस पोम की, वो इमोर्टैलिटी, अमरता है, कला की अमरता और सुंदरता की अमरता इसकी थीम है। अगर इस पोम की बात करें कि आखिर जॉन किट्स को कैसे इसको लिखने की प्रेरणा मिली, लॉर्ड एल्गिन जो थे इंग्लैंड के, वो कुछ कलेक्शन जो थे वो यूनान, ग्रीस से लेकर आए थे और उन्होंने उसे म्यूजियम में रखवाया था। जॉन किट्स जब म्यूजियम में गए, वहां पे उन्होंने ग्रीक के जो स्कल्पचर्स उसे देखा, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। वैसे भी जॉन किट्स को जो ग्रीक की आर्ट और कल्चर था वो बहुत ज्यादा पसंद था। तो इस चीज को देखकर उन्होंने पूरी एक पोम लिखी। ये जो स्कल्पचर्स वगैरह रखी हुई थी, इन्हें एल्गिन मार्वल्स भी कहा गया था, क्योंकि जो एल्गिन थे, लॉर्ड एल्गिन, वो यूनान से इन चीजों को लेकर आए थे। अगर हम इस पोम की बात करें तो इसमें 5 स्टैंजाज हैं और हर एक में 10 लाइन्स है, कुल मिलाकर 50 लाइन्स हैं। आई ए रिचर्ड, जो बहुत बड़े क्रिटिक थे 20वीं सेंचुरी के, उन्होंने इस पोम के बारे में कहा था, सूडो स्टेटमेंट बट इमोशनली रेलिवेंट। इस पोम के जो आखिर में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, उनके लिए कहा था कि सूडो स्टेटमेंट है, जो है ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, इसको सूडो स्टेटमेंट कहा था। मिथ्या कथन, झूठा कथन, लेकिन भावनात्मक रूप से उपयुक्त। अगर हम भावनात्मक इमोशनली देखें तो जो है इमोशनली रेलिवेंट है। तो आई ए रिचर्ड ने इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट कमेंट करी थी। यहाँ पे अगर हम बात करें, एक लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है, एक्फ्रेजिस। एक्फ्रेजिस जो लिटरेरी डिवाइस है, ये पोम या किसी भी आर्ट में, चाहे वो पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, विजुअल आर्ट हो, विजुअल आर्ट से मतलब जो आपको दिखाई दे रही है, जैसे पेंटिंग दिखाई दे रही है, उसमें एक फ्रेजेस का यूज करा जाता है। एक फ्रेजेस में क्या होता है कि जो भी वर्क है, मान लीजिए कोई मूर्ति है या पेंटिंग है, तो उसमें जो चीज है, डिपिक्शन है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे। आप इमेजिन करने लगो कि ये चीज आपके सामने है, इसकी पूरी एक आकृति बनी हुई है, उसमें जो कलर्स वगैरह होंगे बहुत ही उभरे हुए यूज हुए होंगे। पोम में भी जो होता है, एक्फ्रेस्टिक पोम होती है। एक्फ्रेस्टिक पोम कौन सी हो गई? जिसमें पोम में किसी आर्ट के पीस के बारे में लिखा हो। मीन्स, मान लीजिए आप कहीं गए म्यूजियम में, आपने एक मूर्ति देखी, उस मूर्ति के ऊपर एक पोम लिखी, तो वो क्या कहलाएगा? एक्फ्रेस्टिक पोम। या आपने कोई तलवार देखी, किसी राजा महाराजा की तलवार अच्छी लगी, उस पर कुछ डिजाइन बने हुए हैं, आपने उसके ऊपर बारीकी से इमेजरी का यूज करा है, अपनी इमेजिनेशन से खूब इमेजरी का यूज करा है कि भाई ये जो तलवार है ये बतला रही है, ये बतला रही है। तो ये पोम क्या कहलाएगी? एक्फ्रेस्टिक पोम। जो एक्फ्रेस्टिक पोम होती है, इसमें इमेजरी का बहुत यूज करा जाता है कि भाई ये हमें ये बतला रहा है, ये बतला रहा है। ओडोनाग्रेशन कर्ण की बात करें तो ये एक्फ्रेस्टिक पोम है, क्योंकि इसमें जो अर्न है, अर्न को बहुत ही अच्छे तरीके से इमेजरी का यूज करके पूरे अर्न को डिफाइन करा गया है, तो इसे हम एक्फ्रेस्टिक पोम कहेंगे। इसके अलावा एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, एपिजुक्सिस। ये एपिजुक्सिस आपको कम ही मिलेगा, जनरली एपिजुक्सिस बहुत ही कम मिलता है, जबकि ये बहुत ही पुराना एक डिवाइस है।
रिटोरिकल टर्म होता है जो कि ग्रीक से यूज करा गया है, फास्टनिंग टुगेदर। इसमें ये यूज कहाँ होता है? जैसे कोई लाइन है, किसी लाइन में एक ही वर्ड मान लीजिए बार बार रिपीट हो रहा है, नेवर, बार बार रिपीट हो रहा है एक ही लाइन में, तो वो जो होगा एपिज़्यूक्सिस कहलाता है। ये जो एपिज़्यूक्सिस का यूज करा जाता है सेम सेंटेंस में, ये इमोशनल इफेक्ट्स को दिखाने के लिए करा जाता है। हम कहते हैं ना कि तुम्हें तो घर वर मतलब एक ही सेम वर्ड को बार बार रिपीट करें, तुम्हें ऐसा करना ही होगा, ऐसा करना ही होगा सेम लाइन में, तो वो क्या कहलाएगा? एक एपिज़्यूक्सिस। तो शुरू करते हैं पोम को। जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वही मैं आपको बतलाऊंगा। शुरुआती लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और शुरुआती लाइन में कई सारी फिगर ऑफ स्पीच भी हैं। तू, यहाँ पे जो है अपोस्ट्रोफ है, संबोधित करा हुआ है जो कलश है अर्ण को। डू, तुम, स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, तुम अभी भी अनरेविस्ड, अनरेविस्ड होता है अनटच्ड, जिसे छुआ ना गया हो। ब्राइड, ब्राइड होता है दुल्हन। क्वाइटनेस, तुम शांति की पवित्र दुल्हन हो। तू, तुम, क्वाइटनेस, शांति की पवित्र, अनरेविस्ड, अनछुई दुल्हन हो। तू, तुम, फॉस्टर चाइल्ड हो। अब यहाँ पे जो कलश को क्या कहा था? पहले ब्राइड कहा था, दुल्हन। अब फॉस्टर चाइल्ड कहा है। फॉस्टर चाइल्ड होता है पाले गए बच्चा, जिसको हम पालते पोसते हैं। फॉस्टर चाइल्ड, तुम फॉस्टर चाइल्ड की तरह हो, पाले गए बच्चे। किसके पाले गए बच्चे? साइलेंस, शांति और धीमे बीतते समय, स्लो टाइम, शांति और धीमे बीतते समय के तुम पाले गए बच्चे के तरह हो, समान हो, समान हो कहेंगे हम। सिल्वन हिस्टोरियन, अब ये सिल्वन वर्ड है, ये यूज नहीं होता, पुराने जमाने में होता था ग्राम में, गांव, ग्राम में लिखेंगे जो खेत खलिहानों से रिलेटेड हो। तुम ग्राम में जीवन के इतिहासकार हो, हिस्टोरियन, तुम ग्राम में जीवन के इतिहासकार हो। हु कैन, ये कैन ही है इसे, दस एक्सप्रेस, जो व्यक्त कर सकता है। अब ये जो शुरुआती लाइन है, देखो शुरुआती लाइन में तो पहला अपोस्ट्रोफी मिल गया, शुरुआती लाइन में पहले क्या कहा है? जो ये अर्न कलश था उसको पहले ब्राइड कहा, दुल्हन हो, फॉस्टर चाइल्ड कहा, और फिर सिल्वन हिस्टोरियन कहा कि तुम ग्राम जीवन के हिस्टोरियन हो। तो यहाँ पे हमें तीनों लाइन में क्या मिला है शुरुआत की में? मेटाफर। जब दो चीजों को एक माना जाए, तो यहाँ पे पहले क्या माना है? ब्राइड माना है, फिर फॉस्टर चाइल्ड माना है, और फिर सिल्वन हिस्टोरियन माना है। इसके अलावा यहाँ पे हमें पैराडॉक्स भी मिल रहा है। पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स होता है विरोधाभास। यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ विरोधाभास तीनों सेंटेंस को मिलाकर हमें पता लग रहा है। शुरुआत में क्या कहा है? जो कलश है उसे ब्राइड कह दिया, दुल्हन। फिर क्या कह दिया? फॉस्टर चाइल्ड, बहुत ही छोटे बच्चे को कह दिया फॉस्टर चाइल्ड, पालेगा बच्चे। फिर हिस्टोरियन कह दिया। तो ये एक पैराडॉक्स की तरह विरोधाभास। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? विरोधाभास, जब आपको एक सेंटेंस में कोई कथन हो और उसमें कोई विरोधाभास मिले। जैसे मैं कहूं दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, अब ये जो स्टेटमेंट है भाई, स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट सही माना जाता है, स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये विरोधाभास हो गया। तो विरोधाभास जो है वो हमें इन तीन लाइनों में नजर आ रहा है हल्का सा, तो यहाँ पे पैराडॉक्स भी है। आगे कहते हैं हु कैन, जो व्यक्त कर सकता है, अर्न कलश जो व्यक्त कर सकता है, फ्लावरी टेल, फूलों वाली कहानी। हु कैन, ये एस टी फालतू लगा हुआ है, जो व्यक्त कर सकता है फूलों वाली कहानी, फ्लावरी टेल, टेल कहानी, कहानी है। मोर स्वीटली, ज्यादा अच्छे तरीके से, मधुर तरीके से, देन आर राइम, हमारी जो पोम है, कविता है, उसकी तुलना में ये जो कलश, तुम कलश हो, ज्यादा अच्छे तरीके से ये फूलों वाली कहानी को व्यक्त कर सकते हो। अब जो कलश है उसमें कुछ फूल उकेरे हुए हैं, पत्तियां उकेरी गई हैं, तो तुम हमारी कविता की तुलना में ज्यादा अच्छे जो है ये फूलों वाली कहानी व्यक्त कर सकते हो। वॉट लीफ फ्रिंज लीजेंड हॉन्ट्स अबाउट दाई शेप, दाई शेप है आकृति, तुम्हारी जो आकृति है, लीजेंड कहानी, वॉट लीफ पत्तियों वाली कौन सी कहानी, लीजेंड, वॉट लीफ फ्रिंज्ड पत्तियों वाली कौन सी कहानी, ताई शेप तुम्हारी आकृति पे उकेरी गई है, पत्तियों वाले तुम्हारी आकृति पे कौन सी पत्तियों वाली कहानी उकेरी गई। तो कलश के ऊपर, कलश के ऊपर जॉन किट्स कह रहे हैं कि कौन सी कहानी उकेरी गई है भाई तुम्हारे ऊपर। अब वो कह रहे हैं ये जो कहानी है, ताई शेप ऑफ डाइटीज, या तो ये देवताओं की है, देवताओं की डाइटीज, और मॉर्टल्स, या फिर मानव की है, इंसान की है, और ऑफ बोथ, या फिर ये दोनों की है। जो ये डिजाइन तुम्हारे कलश के ऊपर बने हुए हैं, वॉटली फ्रिंज, ये पत्तियों वाली कौन सी कहानी तुम्हारे ऊपर, शेप तुम्हारे ऊपर उकेरी गई है, या तो ऑफ डाइटीज, या तो ये डाइटीज की है देवताओं की, या फिर मॉर्टल्स मानव की है, या फिर ये दोनों की है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप इसका चाहे। नेक्स्ट है
सेकंड स्टेंजा कुछ लाइंस उसकी छोड़ दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, शुरुआती वो भी था और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार कुछ एग्जाम्स में पूछी गई। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, देखो मीनिंग क्लियर हो रहा है। सुने गए मेलोडीज, सुने गए गीत सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, बट दोज अनहर्ड, लेकिन अनसुने, अनहर्ड लेकिन अनसुने, आर स्वीटर, ज्यादा अच्छे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सुने गए गीत आर स्वीट, अच्छे होते हैं, बट दोज अनहर्ड, लेकिन अनसुने गीत ज्यादा अच्छे होते हैं। देयरफॉर, इसलिए, यू, तुम, सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। अब यहाँ पे जो है एक डिजाइन बना हुआ है, उस पे जो है एक बांसुरी, पाइप, पाइप का है, पाइप बांसुरी को कहेंगे या फिर कोई वाद्य यंत्र। सॉफ्ट पाइप, तुम पाइप बांसुरी, प्ले ऑन बजती रहो। यहाँ पे जो जॉन कीट्स कह रहे हैं बांसुरी को तुम बजती रहो, तुम बांसुरी बजती रहो। नॉट टू द सेंसुअल ईयर, इन जो कान रूपी जो इंद्र हैं, इंद्रियां हैं, उनके लिए नहीं, नॉट टू द, कान रूपी इंद्रियों के लिए नहीं, बट मोर एंडियर्ड, लेकिन ज्यादा प्रिय, एंडियर्ड ज्यादा प्रिय, पाइप टू द स्पिरिट, स्पिरिट होता है आत्मा, ज्यादा प्रिय, और डाइट डिटीज, डिटीज होता है सॉन्ग, ऑफ नो टोन, ऑफ नो टोन बिना आवाज के, बिना आवाज, मोर एंडियर्ड ज्यादा प्रिय, स्पिरिट डिटीज आत्मा के सॉन्ग की तरह, ऑफ नो टोन बिना आवाज वाले आत्मा के सॉन्ग की तरह तुम बसते रहो। तो यहाँ पे डिटीज कहा है, जो अर्न है उसको कहा है तुम बिना आवाज वाले सॉन्ग आत्मा के लिए बसते रहो। तो अर्न को क्या कहा है, डिटीज, सॉन्ग। तो यहाँ पे क्या है, मेटाफर, यहाँ पे हमें मेटाफर मिल रहा है, क्योंकि अर्न को यहाँ पे सॉन्ग का है कि तुम जो है बजते रहो बिना आवाज किए आत्मा के लिए। तो जो सॉन्ग होते हैं वो तो आवाज करके बजते हैं, लेकिन तुम आत्मा के लिए बज रहे हो, तुम अदित्य हो। फेयर यूथ, सुंदर नवयुवक, फेयर यूथ, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, टू कैन, एस टी हटा दो, टू कैन नॉट लीव, लीव है जाना, दाई सॉन्ग। अब इसका मतलब क्या होगा, मीनिंग कंप्लीट करना है। तुम नहीं जा सकते हो गाना, अपना गाना, क्या मतलब होगा, तुम अपना गाना कभी खत्म नहीं करोगे, तुम अपना गाना खत्म नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे कहना है कि जो व्यक्ति वहां पे डिजाइन बना हुआ है उसमें, फेयर यूथ सुंदर नवयुवक, पेड़ों के नीचे, टू कैन नॉट लिव, तुम गाना खत्म नहीं करोगे, दाई सॉन्ग, तुम गाना खत्म नहीं करोगे, टू कैन नॉट लीव दाई सॉन्ग। आगे की लाइन जो है वो इसी के आगे कंटिन्यू है, यहाँ पे सेंटेंस जो है कंप्लीट हो रहा है, तो इसको मैं इतना ही छोड़ा है मैंने। इसी के आगे दाई सॉन्ग, ये पहला हो गया था कि तुम अपना गाना जो है खत्म नहीं करोगे। नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, अब यहाँ पे जॉन कीट्स कह रहे हैं ना ही जो पेड़ों की पत्तियां हैं, दोज ट्रीज, अब ये कौन से पेड़ों की पत्तियां आ रही हैं, जो कलश पे बनी हुई हैं, बी बेयर वो खाली होंगी। जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो कभी खाली होंगी, मतलब गिरेंगी नहीं, ये पत्तियां हमेशा उस पर बनी रहेंगी। बेयर, बोल्ड लवर, अब यहाँ पे जॉन किट्स कह रहे हैं बोल्ड लवर, साहसी प्रेमी। नेवर नेवर, कभी नहीं कभी नहीं। कैन डू किस, कभी किस नहीं कर सकता अपनी प्रेमिका को। टू विनिंग, यद्यपि वो विनिंग। नियर द गोल, अपने गोल के करीब है, यद्यपि वो जो लवर है अपने गोल के करीब है। फिर भी येट, डू नॉट ग्रीव, दुखी मत हो, दुखी मत हो। जॉन किट्स कह रहे हैं ओल्ड लवर, साहसी लवर, नेवर नेवर कैन डू किस, तुम कभी किस नहीं कर सकते अपनी प्रेमिका को, अब लिखा हुआ नहीं है। टू विनिंग, यद्यपि तुम विनिंग। नियर द गोल, अपनी मंजिल के करीब हो, गोल अपनी मंजिल के करीब हो। येट डू नॉट ग्रीव, दुखी मत हो। शी कैन नॉट फेड, फेड होता है मुरझाना, मीन्स शी विल नेवर बी अगली, शी विल नॉट ग्रो ओल्ड। डू, यद्यपि, डू हैज नॉट दाई ब्लिस, तुम्हें यह ब्लिस, ब्लिस होता है वरदान, तुम्हें यह वरदान नहीं मिला है, मीन्स शी विल नॉट ग्रो ओल्ड। अब यहाँ पे मतलब शी विल नॉट ग्रो ओल्ड, शी विल नॉट बी अगली। टू, यद्यपि, टू हैज नॉट दाई ब्लिस, तुम्हें यह वरदान नहीं मिला है, शी विल नॉट ग्रो ओल्ड बट यू विल ग्रो ओल्ड। अब यहाँ पे जो यू विल ग्रो ओल्ड नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, डू हैज नॉट दाई ब्लिस, ब्लिस होता है वरदान, नॉट, तुम्हें यह वरदान नहीं मिला है। ये जो दो लाइंस हैं, इसको अगर हम देखें तो कुछ विरोधाभास लग रहा है भाई।
यू आर नियर योर गोल, यू डू नॉट गेट सैड, तुम जो है दुखी मत हो, तो विरोधाभास हो रहा है। शी विल नॉट फेड, शी विल नॉट ग्रो ओल्ड, बट यू विल गेट ओल्ड, तो कुछ विरोधाभास है। तो इन लाइंस में हम, दो लाइन में हम पैराडॉक्स कह सकते हैं कि इनमें पैराडॉक्स है। फॉर एवर विल डू लव, विल्ड होता है मुरझाना, यहाँ पे मीनिंग जो है थोड़ा सा चेंज है। योर लव विल ऑलवेज रिमेन, योर लव विल ऑलवेज रिमेन एंड शी बी फेयर, एंड शी विल ऑलवेज बी फेयर, शी विल ऑलवेज ब्यूटीफुल। तो तुम जो है, तुम्हारा प्रेम हमेशा रहेगा, एंड शी विल ऑलवेज रिमेन ब्यूटीफुल। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं कुछ इसमें। नेक्स्ट, आ हैप्पी हैप्पी बोज, बोज होता है डाली, सुखी में डाली, सुखी में डालियां, दैट कैन नॉट शेड, जो नहीं गिराएंगी। अब देखो, एक ही लाइन में जब सेम वर्ड रिपीट होता है, यहाँ पे हैप्पी हैप्पी रिपीट हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एपीजुक्सिस, EPIZEUXIS, एपीजुक्सिस। एपीजुक्सिस जो होता है सेम लाइन में होता है, और ये जो प्रभाव होता है उसको दिखाने के लिए यूज करा जाता है। तो तुम सुखी में डालियों नहीं गिराओगे, दैट कैन नॉट शेड, जो नहीं गिराओगे, योर लीव्स, अपनी पत्तियों को कभी नहीं गिराओगे, भाई गिरी हुई है अरण के ऊपर, कभी नहीं गिराओगे। नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एड्यू, एड्यू होता है अलविदा, ना ही स्प्रिंग जो बसंत है, नॉर एवर कभी जाएगा, कभी अलविदा कहेगा, ना ही कभी स्प्रिंग बसंत का मौसम खत्म होगा। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट, हैप्पी मेलोडिस्ट, और खुश में खुशी, मेलोडिस्ट होता है संगीतकार, जो खुश संगीतकार है, अनवियर्ड बिना थके, बिना थके, प्रसन्न संगीतकार, हैप्पी मेलोडिस्ट, प्रसन्न संगीतकार, मेलोडिस्ट, अनवियरिड बिना थके, फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स, सॉन्ग्स बजाता रहेगा, फॉर एवर न्यू नए नए सॉन्ग्स, प्रसन्न मेलोडिस्ट बिना थके नए सॉन्ग्स बजाता रहेगा। मोर हैप्पी लव, ज्यादा प्रसन्न प्रेम, मोर हैप्पी हैप्पी लव, ज्यादा प्रसन्न में प्रेम। अब यहाँ पे देखो सेम लाइन में जो है वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या, एपिजोक्सिस, जब एक ही लाइन में वर्ड रिपीट होते हैं। फॉर एवर वार्म, ये जो लव है, इट विल ऑलवेज रिमेन फ्रेश वार्म, एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, एंड इट विल ऑलवेज बी इंजॉयड, ये हमेशा इसे इंजॉय करा जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, दिस लव विल नेवर एंड। नेक्स्ट है फोर्थ स्टैंजा, हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, यहाँ पे केवल तीन लाइनें ली हुई हैं। हु आर दीज, रिटोरिकल क्वेश्चन है, कौन आ रहा है सैक्रिफाइस के लिए। अब ये जो पिक्चर है ये कलश के ऊपर बनी हुई है, कौन सैक्रिफाइस के लिए, जो बलि के लिए आ रहा है। टू व्हाट ग्रीन अल्टर, ग्रीन हरी, अल्टर है बेदी, जहां पे बलि दी जाती है उसको बेदी कहा जाता है। तो जहां यहाँ पे टू व्हाट ग्रीन अल्टर, कौन सी हरी बेदी की तरफ आ रहा है, जो जहां पे बलि दी जाएगी वहां पे कौन आ रहा है। ओ रहस्यमय प्रीस्ट, प्रीस्ट पुजारी, रहस्यमय प्रीस्ट, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफ है, संबोधित करा है पुजारी। लीड ले जा रहा है, वो पुजारी ले जा रहा है। टू दैट हैफर, हैफर है बछिया, जो जानवर होता है उसका बच्चे को कहते हैं। पुजारी बछिया को ले जा रहा है, लोइंग जो अपना मुंह जो है करे हुए है, एट द स्काई, यहाँ पे जो है रंभाना है, जो स्काई की तरफ अपना मुंह करके रंभा रही है। तो रहस्य में पुजारी, लीड तुम ले जा रहे हो हैफर बछिया को, जो आसमान की तरफ मुंह करके रंभा रही हो। इसके केवल यही लाइंस हैं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है फिफ्थ, ओ एटिक शेप। अब यहाँ पे दिक्कत आती है, एटिक क्या है, जो ग्रीस होता है उस जगह उसको ही एटिक कहा जाता है, यूनानी। तुम यूनानी आकृति, शेप आकृति, तुम यूनानी आकृति, तो एटिक मीन्स यहाँ पे जो है यूनानी है। फेयर एटीट्यूड, सुंदर दृष्टिकोण, फेयर सुंदर, एटीट्यूड दृष्टिकोण, सुंदर दृष्टिकोण। विद ब्रेड, ब्रेड है उकेरे गए, उकेरना,
जो मूर्ति होती है उस पे जो डिजाइन बनाया जाता है उसके लिए ब्रेड यूज करा है। यहाँ पे दो वर्ड आएंगे, एक तो ब्रेड और एक ओवररोट। विद ब्रेड ऑफ मार्बल मैन, संगमरमर के आदमी और मेडन्स, औरतें उकेरी गई हैं, तुम्हारे ऊपर उकेरी गई हैं। ओवररॉट, और ये भी जो है ओवररॉट, इन्हें भी उकेरा गया, बनाया गया है। क्या क्या चीजें? विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस, जंगल की डालियां बनाई गई हैं, फॉरेस्ट ब्रांचेस। एंड द टोडन वीड, और कुचले हुए, टोडन, टोडन होता है पैर के नीचे जो चीज कुचल जाती है, कुचले हुए, कुचली हुई घास, ये सब जो है डिजाइन बने हुए हैं। ओवररॉट डिजाइन बने हुए हैं विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस, जो जंगल की जो ब्रांचेस हैं, पेड़ों की डालियां वो बनी हुई हैं। एंड द टोडन वीड, और कुचले हुए घास जो है बनी हुई है तुम्हारे ऊपर। डू, तुम, साइलेंट फॉर्म, शांत आकृति हो, साइलेंट फॉर्म शांत आकृति हो। डज, यहाँ पे डज पढ़ेंगे, टीज अस आउट ऑफ थॉट। अब मीनिंग देखो, आउट ऑफ थॉट, तुम हमें विचारहीन कर देते हो। टीज अस आउट ऑफ थॉट, तुम हमें विचारहीन कर देते हो। एज डज एटर्निटी, एटर्निटी होता है अनंत काल, जैसे अनंत काल हमें विचारहीन कर देता है, ऐसे ही तुम हमें विचारहीन कर देते हो। तो तुम अपने आप में एक अद्वितीय हो। कोल्ड, बढ़िया, पेस्टोरल, पेस्टोरल होता है ग्राम्य जीवन, या फिर पेस्टोरल पोम भी होती हैं, जो पोम गांव के ऊपर होती हैं, खेत खलिहानों के ऊपर होती हैं। तो यहाँ पे कहा हुआ है अर्न को, तुम भाई उसके ऊपर पेड़ पत्तियां बनी हुई हैं, जो लोग हैं वो कुछ बने हुए हैं, तुम जो है शांत पेस्टोरल ग्राम्य जीवन हो। लास्ट स्लाइड है। व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट, इंपॉर्टेंट लाइन है, जब बुढ़ापा वेस्ट खत्म कर देगा, जब बुढ़ापा खत्म कर देगा, दिस जनरेशन, इस पीढ़ी को बुढ़ापा खत्म कर देगा। टू शैल रिमेन, तुम रहोगे, अर्न कलश, तुम रहोगे, बुढ़ापा इस पीढ़ी को खत्म कर देगा, तुम रहोगे। इन मिडेस्ट ऑफ अदर वो होता है दर्द, दूसरों के दर्द के बीच, दूसरों के दर्द के बीच तुम रहोगे। देन आर्स अ फ्रेंड टू मैन, देन आर्स मीन्स हमारी तुलना में, अ फ्रेंड टू मैन, तुम इंसान के, आदमी के ज्यादा अच्छे फ्रेंड हो, हमारी तुलना में अ फ्रेंड टू मैन, तुम आदमी के अच्छे मित्र हो। टू हुम, जिनसे, हुम आया आदमी के लिए, जिनसे तुम, टू से तुम कहते हो, जिनसे तुम कहते हो। ये लास्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सारे एग्जाम्स में पूछी गई है कभी ना कभी। तो यहाँ पे जॉन कीट्स जो हैं, वो लोगों से, हम लोगों से कह रहे हैं, लेकिन कह कैसे रहे हैं? इसके जरिए कह रहे हैं, अर्न के जरिए। मीन्स यहाँ पे है, यहाँ पे पूछा जाता है दू से, तू, तुम कहते हो इंसानों से, कलश, तुम इंसानों से कहते हो। तो ये लाइनें लिखी जो है जॉन किट्स स्पीकर ने लिखी हैं, लेकिन जो कलश के जरिए बोला है कि कलश, हम, ऐसा लग रहा है कि कलश हमको ये कहता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे कलश जो है वो कह रहा है, लेकिन लिख कौन रहा है, जो संबोधित कर रहा है वो कौन है? यहाँ पे स्पीकर जॉन किट्स। तो जॉन किट्स जो है कलश के जरिए कह रहे हैं, ब्यूटी इज ट्रुथ, सुंदरता ही सत्य है, ट्रुथ ब्यूटी, और सत्य सुंदरता है। तो यहाँ पे क्या है, जब हम जो है किसी चीज को आगे पीछे कर देते हैं तो वो क्या होता है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? कायस्मस, कायस्मस बहुत इंपॉर्टेंट। इसका जो एग्जांपल है मैकबथ का है, जब वो जो तीन जो विचेस थी वो क्या कहती हैं, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, एग्जाम में पूछा गया है। ये कायस्मस है, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच है, मैं कहूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई जो दो सेंटेंस है अलग अलग, इनको किसी जो है कंजक्शन से नहीं जोड़ा है। ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, कायदे में यहाँ पे कुछ एंड वगैरह कुछ होना चाहिए था, लेकिन जोड़ा नहीं है। तो जब हम कोई कंजक्शन से नहीं जोड़ते तो उसे एसन डेटन कहते हैं, एसन डेटन। तो यहाँ पे जो है कंजक्शन लगाया नहीं है, इस वजह से इस लाइन में जो है, एक तो कायस्मस है क्योंकि यहाँ पे आगे पीछे लिखा है, दूसरा कंजक्शन यूज नहीं करा है, तो इस वजह से यहाँ पे एसन डेटन भी है। यहाँ पे जो जॉन कीट्स हैं वो कलश के जरिए कह रहे हैं, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ, यही सब कुछ तुम इस धरती पे जानते हो। एंड ऑल यू नीड टू नो, और यही सब तुम्हें, यू नीड टू नो, तुम्हें जानने की जरूरत है, यही सब तुम्हें जानने की जरूरत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको जरूर देखिएगा। तो शुरुआती जो क्वेश्चन है उनको मैं बतला रहा हूं मैं।
कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इस लाइन में? मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी लव। एक ही लाइन में जब सेम अल्फाबेट का वर्ड रिपीट होते हैं या फ्रेज रिपीट होती है तो उसे हम कहते हैं एपिजियोक्सिस। एपिजियोक्सिस जब एक ही लाइन में वर्ड या अल्फाबेट जो है अल्फाबेट वर्ड या फिर फ्रेज रिपीट होती है। नेक्स्ट है, इसको देखो अब आप, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफेंस, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो एक्फ्रेजेस के ऊपर कहता है। यहाँ पे एक्फ्रेजेस कई बार आया है। अ डिस्क्रिप्टिव लिटरेरी डिवाइस, ये लिटरेरी डिवाइस है दैट इवोक्स द सेंसेस टू डिपिक्ट द नेचुरल वर्ड, जो नेचुरल वर्ड को बतलाता है, प्रकृति को बतलाता है, ये तो है नहीं। बी, अ नरेटिव टेक्निक, ये कहानी सुनाने की टेक्निक है जहां पे स्टोरी जो होती है बताई जाती है दूसरी विद इन अनदर स्टोरी, एक जो दूसरी स्टोरी होती है उसके अंदर उसके जरिए बताई जाती है, ये भी नहीं है। अ डिटेल्ड एंड विविड डिस्क्रिप्शन, बहुत ही जो डिटेल में है और विविड, बहुत ही रंग बिरंगा डिस्क्रिप्शन हो। विजुअल वर्क ऑफ आर्ट विद इन अ लिटरेरी वर्क, विजुअल वर्क ऑफ आर्ट, जो आर्ट का जो विजुअल वर्क है लिटरेरी वर्क में उसका जब डिस्क्रिप्शन हो तो उसे हम जो है कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ये एक्फ्रेजेस का एग्जाम्पल है। विजुअल वर्क ऑफ आर्ट से मतलब आपने कोई पेंटिंग देखी तो ये विजुअल वर्क ऑफ आर्ट है। अब इस पेंटिंग में किसी चीज के ऊपर बनी हुई है, मान लो ये पेंटिंग जो है किसी मूवी के ऊपर बनी हुई है या फिर किसी कलाकृति के ऊपर बनी हुई है, तो ये जो पेंटिंग कहलाएगी ये एक्फ्रेजेस कहलाएगी। और एक्फ्रेज में जब पेंटिंग हो या फिर पॉम हो, बहुत ज़्यादा जो है इमेजरी को यूज़ करा जाता है। कोई चीज़ साफ-साफ ऐसे यूज़ करी जाती है कि हम इमेजिन करने लगते हैं कि ये बिल्कुल हमारे सामने रखी हुई है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करूँगा आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।